नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज का हालचाल लेकर आपके सामने फिर हाजिर हैं। आज के शो में कोरोना के कहर के दौरान मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानियों के बारे में दो कहानियां आपके सामने रखना चाहते हैं। इन दिनों सकारात्मकता, जिसे अंग्रेजी में पॉजिटिविटी कहते हैं, उसकी बात कई जगह कही जा रही है। और हो सकता है कि जो बातें हम यहाँ बता रहे हैं वह पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी की मुहिम चलाने वालों को नागवार भी गुजरे। लेकिन एक पत्रकार के नाते हमें लगता है कि जो लोग सिस्टम की मनमानी के शिकार हो रहे हैं, उनके नजरिए से भी देखें कि उन पर जो गुजर रही है वह सकारात्मकता के दायरे में आएगी या नकारात्मकता के दायरे में आएगी। बहरहाल, चलिए शुरू करते हैं आज का शो। पहले सुनिए एक शिक्षक की कहानी जिन्हें कोरोना वायरस ने जकड़ लिया था। वे अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन पूरे दिन और पूरी रात भटकने के बाद भी उन्हें ना इलाज मिला, ना ऑक्सीजन मिला और न किसी अस्पताल में बेड मिला। फिर अपने प्रियजनों के सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जी हाँ, यह कहानी जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के ठड़गा बहरा गांव के स्कूल शिक्षक सुरेश कुमार की है, जिनकी उम्र करीब 40 साल की थी। वे रामनगर के रहने वाले थे। उनके छोटे भाई महेश कुमार मिनी ने हमारे संवाददाता मनीष जायसवाल को बताया कि सुरेश कुमार की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने बुखार की दवा भी ली, लेकिन कुछ लोगों की सलाह पर पिछले 24 अप्रैल को वे बलौदा के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। अस्पताल ने उन्हें तेज बुखार बताकर कंट्रोल रूम से संपर्क करने के लिए कहा। उन्हें कुछ दवाइयां भी दी गई और अंगूठे में लगाने की एक छोटी सी मशीन भी दी गई। इसके एवज में उनसे 1500-1600 रुपए भी लिए गए। यह सब लेकर सुरेश कुमार अपने घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। छोटे भाई महेश कुमार ने आगे बताया कि जिस समय शाम करीब 5-6 बजे वे अपने बड़े भाई के पास पहुंचे तो उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और वे कुछ भी बोल रहे थे। उनकी हालत बिगड़ी देखकर महेश कुमार अपने भाई को अपनी गाड़ी से लेकर गांव से बलौदा आ गए। वहां प्राइवेट अस्पताल में जाकर पूछताछ की तो जगह नहीं मिली। उनका कहना है कि अस्पताल वालों से उन्होंने यहां तक कहा कि जितना भी पैसा लगेगा देने को तैयार है, भाई को भर्ती कर उनका इलाज कर दीजिए। लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल सकी। वे भाई को लेकर पहले मोहदा भी गए, वहां से भी उन्हें हताश होकर लौटना पड़ा। फिर उन्होंने जांजगीर चांपा जाकर दिव्यांग अस्पताल, कोविड अस्पताल और कई प्राइवेट अस्पतालों में पूछा। कहीं भी उन्हें सहारा नहीं मिल सका। अस्पताल के लोग चाहते थे कि अगर उनके पास कोरोना पॉजिटिव की पर्ची होगी तो कुछ किया जा सकता है। यह जानने के बाद वे फिर अपने भाई को लेकर बलौदा वापस लौटे और सरकारी अस्पताल जाकर इस बारे में बात की। अस्पताल जाकर कहा कि जांच के बाद अगर सुरेश कुमार की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो तो वे इसकी रिपोर्ट दें, जिससे उनका आगे का इलाज किया जा सके। इसके बाद कहीं जाकर सीएससी बलौदा की ओर से उन्हें एक पर्ची दी गई जिसमें सुरेश कुमार का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव बताया गया था, लेकिन इलाज के लिए उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल सकी। महेश कुमार अपने भाई को लेकर फिर लौटे और अकलतरा पहुंचकर वहां भी ऑक्सीजन और आगे के इलाज के लिए कई जगह भटकते रहे। आखिर उन्हें कहीं पर भी ना अस्पताल, ना बेड मिला, ना ऑक्सीजन मिला और न किसी तरह इलाज का इंतजाम हो सका। पूरी रात भटकने के बाद सुबह सुबह भाई सुरेश कुमार ने दम तोड़ दिया और हमेशा के लिए साथ छोड़कर चले गए। नियति को स्वीकार कर आखिर वे अपने भाई को स्मशान घाट लेकर गए, जहां उनका अंतिम संस्कार कराया गया। बहुत दुखी और कातर मन से महेश कुमार ने कहा कि जब उनका भाई पहली बार अस्पताल पहुंचा था और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तभी डॉक्टरों को इस बारे में बताना था, उसे रिपोर्ट देना था और आगे के इलाज का इंतजाम करना था। लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टरों ने गुमराह किया, जिससे एक शिक्षक को यहाँ वहां भटकना पड़ा और उनकी सांसें आखिर टूट गईं। सुरेश कुमार पिछले कई वर्षों से चुनाव और दूसरे गैर शिक्षकी कार्यों में रहकर प्रशासन का हाथ बटाते रहे हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर भी लोग उनका कामकाज जानते थे। इसके बावजूद एक शिक्षक को अगर वक्त पर मदद नहीं मिल सकी तो सिस्टम का इससे बड़ा और कोई नकारात्मक चेहरा खोजा जा सकता है क्या? शिक्षक सुरेश कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों के साथ पूरा परिवार रोता बिलखता छोड़ गए हैं। कोरोना का कहर उनके परिवार पर इतना भारी पड़ा है कि वह इसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। सीजीवाल से बातचीत करते समय उनके छोटे भाई महेश कुमार, जो खुद भी एक शिक्षक हैं, उन्होंने जितने भारी और दुखी मन से अपनी आप बीती सुनाई, उसे सुनकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि डर, भय और अनिश्चितता के इस दौर में कोई भी शख्स यदि किसी अपने कोरोना पीड़ित परिजन को लेकर इलाज, दवाई, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड के लिए भटक रहा हो तो उसकी हालत कैसी होगी।
बदकिस्मती से अगर उसके मरीज की सांसें उखड़ जाए तो वह अपने सामने ही एक जिंदगी को मौत से हारते हुए देखता रह जाता है। लेकिन जिंदगी और मौत की इस जद्दोजहद में जितने भी पल वह गुजार पाता है वह उसके लिए किसी युग से कम नहीं है, और वह हर पल मौत की काली छाया को महसूस करता है। किसी के लिए भी ताउम्र इसे भुला पाना कठिन है। जो इंसान किसी अपने को खोकर खुद भी कई बार मरता है, वह भला इस भयानक सच्चाई को कभी भुला सकता है? सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोगों को इस पर भी सोचना चाहिए। शिक्षक सुरेश कुमार की ऑक्सीजन के बिना मौत पर शिक्षक नेता शिवा मिश्रा ने भी ट्वीट कर खबर दी थी। अब आइए आपको सुनाते हैं एक दूसरी कहानी। यह कहानी ऐसे भाई बहन की कहानी है जो कोरोना से ग्रसित भी नहीं हुए थे। तकलीफ की शुरुआत के बाद एहतियात के बतौर वे अस्पताल पहुंच गए। एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें दाखिल भी करा लिया गया। 4 दिन तक उनका इलाज भी चलता रहा। इसके बाद उन्हें एक मुश्त करीब 3 लाख का बिल थमा दिया गया। यह कहानी भी एक पढ़े लिखे परिवार की कहानी है। सिरगिटी में रहने वाली शिक्षिका आशा कंवर ने बताया कि उनके पति योगेंद्र कुमार कंवर और पति की बहन श्रीमती करण कुमारी की तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। आज के माहौल में जोखिम उठाने की बजाय उन्होंने जागरूकता का परिचय देते हुए अस्पताल की ओर रुख करना बेहतर समझा। योगेंद्र कुमार कंवर और उनकी बहन को शिशु भवन में पहुंचाया गया, जहां उनकी जांच भी हुई। उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव थी और डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़े में मामूली इन्फेक्शन है। फिर इलाज के लिए पेइंग वार्ड के कमरे में उन्हें दाखिल करा दिया गया। आशा कंवर खुद भी शिक्षिका हैं और बिल्हा ब्लॉक के पासित संकुल केंद्र की प्रभारी हैं। उनके पति योगेंद्र कुमार कंवर बलौदा जिला कार्यालय में सांख्यिकी अधिकारी हैं। आशा कंवर बताती हैं कि उनके छोटे बच्चे हैं, उन्हें लगा कि इन्फेक्शन बढ़ने पर परेशानी भी बढ़ सकती है, लिहाजा उन्होंने अपने पति और उनकी बहन को अस्पताल में दाखिल करा दिया। अस्पताल में दाखिल करते समय उनसे 1 लाख रुपए जमा कराए गए थे। 4 दिन के बाद इलाज के बाद जब योगेंद्र कुमार और उनकी बहन की तबीयत दुरुस्त हो गई तो उन्हें बताया गया अस्पताल से कि इलाज का बिल करीब 2,97,000 हो गया है। उनसे बिल की पूरी रकम जमा करने, नगद जमा करने और मरीजों को छुट्टी देने की बात कही गई। आशा कंवर आगे बताती है कि लंबा बिल देखकर उन्होंने इस बारे में समझने बूझने के लिए डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्हें यह कहकर भगा दिया गया कि उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। उन्हें तुरंत बिल की रकम जमा करने कहा गया। यह बात 25 अप्रैल के रात की है। उन्हें किसी भी सूरत में नगद रुपए जमा करने की बात कही गई थी। आशा कंवर ने बताया कि रात के समय इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए नामुमकिन था। फिर उन्होंने बताया कि बिल्हा क्षेत्र में काम करने की वजह से उनका परिचय बिल्हा एसडीएम के साथ भी रहा है। उन्होंने बिल्हा एसडीएम से संपर्क कर सारी बात बताई। तब एसडीएम ने अस्पताल मैनेजमेंट से बात की और उन्हें 1 लाख रुपए देने कहा गया। इस बात को लेकर उनके दिमाग में अभी भी यह सवाल है कि केवल 4 दिन में सामान्य बेड में भर्ती होने के बाद इलाज में ऐसी कौन सी दवाई की जरूरत पड़ी कि बिल इतना लंबा हो गया। वह बताती है कि दोनों मरीजों को 75,000 रुपए की दवाई एक दिन में दी गई। उन्होंने हमें अस्पताल के वार्ड की तस्वीरें भी भेजी हैं, वीडियो भी हैं, जिनमें कहीं भी आईसीयू या ऐसे ही जीवन रक्षक वार्ड की तरह कोई ऑक्सीजन सिलेंडर या मॉनिटर जैसे उपकरण भी नजर नहीं आ रहे हैं। हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं और पक्के तौर पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आशा कंवर का कहना है कि उनके पति योगेंद्र कुमार भर्ती के दौरान पूरी तरह होश हवास में थे। उन्हें यह भी मालूम है कि कितनी बार इंजेक्शन दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि बेवजह दवाई इंजेक्शन के नाम जोड़कर बेहिसाब बिल बनाया गया। उनका यह भी कहना है कि इस तरह मजबूरी में अस्पताल पहुंचने वाले लोगों के साथ लूटपाट जैसा रवैया गलत है। जो कड़ी मेहनत कर पैसा कमाते हैं वह इस तरह लुटाने के लिए नहीं कमाते। मानवीयता की हद तक जाकर अस्पतालों में इस तरह की लूट मची हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादातर लोग ऐसे हालात में चुप लगाकर बिल जमा करते हैं और मन मारकर घर वापस चले जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को इस बात का भी ब्यौरा अस्पताल मैनेजमेंट से लेना चाहिए कि मरीज के इलाज में कितना और क्यों खर्च हुआ है। संतुष्टि मिलने के बाद ही बिल जमा किया जाना चाहिए और यदि मनमानी हो रही है तो उसका प्रतिकार भी किया जाना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों को लेकर उनका अनुभव पहले भी अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि लगातार उल्टी की वजह से एक अस्पताल में भर्ती किए गए उनके भाई का बिल 1 लाख रुपए से भी अधिक का बना। राशन कार्ड और आधार कार्ड पेश किए जाने के बावजूद उन्हें शासन की ओर से मिलने वाली सुविधा का लाभ नहीं दिया गया। आपने ये दोनों कहानियां सुनी, तस्वीर पूरी तरह से सामने है। ये वो कहानियां हैं जो हमारे सामने आई हैं और पीड़ितों ने हमें खुद सुनाई है, जिसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है।
पता नहीं ऐसे कितने मामले होंगे, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। हालांकि रिवाज यह भी है कि ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष के साथ ही इससे जुड़े दूसरे संबंधित पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अगर इसे कोई हमारी गैर जिम्मेदारी के दर्जे में भी शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं, कर लें। मगर यदि किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो रही है, भयंकर महामारी के दौर में भी लोग भयंकर बदहाली और बदइंतजामी के शिकार हो रहे हैं, लोग बिछड़ते जा रहे हैं, लोग अपनों को अपने सामने ही मरता हुआ देख रहे हैं, लोग अपने परिजन को अस्पतालों में ले जाकर वहां मची लूट का शिकार हो रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति सिस्टम या किसी अस्पताल को बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां रचेगा। हमें यह भी नहीं लगता कि हमारे आसपास के मासूम लोग अब तक जिस सिस्टम पर ही भरोसा करते आए हैं और आज महामारी की चपेट में आकर भी इसी सिस्टम की शरण में जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, ऐसे में वे इस सिस्टम पर झूठा लाछन क्यों लगाएंगे। मालूम तो यह भी है कि जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी सच्ची कहानियां मीडिया में छाप देने के बाद जांच पड़ताल कर सच्चाई का पता लगाने या खामियों को दूर करने का कोई रिवाज भी अब नहीं रह गया है। फिर भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझकर इस तरह की कहानियों को सामने लाने का मकसद यह बताना नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है और लोगों का भरोसा टूट चुका है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अगर किसी अस्पताल में मची लूट का कोई शिकार हो रहा है, इसका भी मतलब यह कतई नहीं है कि सारे अस्पताल इसी तरह लूटपाट में लगे हुए हैं। सारे सिस्टम और सारे अस्पतालों को कटघरे में खड़ा करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। समय समय पर ऐसे लोगों की कहानियां भी उम्मीद की किरण लेके आती हैं, जो बिना रुके बिना थके पिछले 1 बरस से पीड़ितों की सेवा में ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन क्या कोई आगे बढ़कर यदि अपने साथ हुई ज्यादती, मनमानी, आपराधिक लापरवाही का सच बताना चाहे तो उसे मंच नहीं दिया जाना चाहिए। जिन लोगों का दर्द और उनकी बात कोई नहीं सुन रहा हो, तब अपने आप को इस सिस्टम के सामने लाचार महसूस करने वाले लोगों को ऐसा तो लगना ही चाहिए कि चौथे स्तंभ में कम से कम उनके दर्द को सुनकर उसे लोगों के सामने उजागर तो किया जा रहा है। इन कहानियों को सामने रखकर हमने सिर्फ यही काम किया है। यदि नेगेटिव लगे तो माफ कीजिएगा, और पॉजिटिव लगे तो इस तरह के हालात को रोकने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।